गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप? तो सर सितंबर का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक 40 क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया था लास्ट क्लास में, उसके आगे सर हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। मार्शल जी बिजी चल रहे हैं, पढ़ाई से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट आ गया मार्शल जी? कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन क्लासेस का यही फ़ायदा है कि जब आपको टाइम मिले तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। या ऑफलाइन तो है नहीं कि एक बार छूट गई तो छूट गई। ओके सर, तो 40 क्वेश्चंस कर लिए, पहले उनको एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 28, इन्फ्लाइटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सिलरेटर, ये मैंने समझाया था आपको, was successfully tested by which of the following organization? बताइए सर। Inflatable aerodynamic deaccelerator was successfully tested by which of the following organizations? DRDO, HAL, CSIR, ISRO। बिल्कुल सर, ये हमने पढ़ा था। ये किसने करा है? इसरो ने करा है। Recently, stealth frigate INS Taragiri will be launched at Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL). It is being built under which of the following projects of the Indian Navy? तो INS तारागिरी जो है वो किस प्रोजेक्ट के अंदर सर आपका डेवलप किया जा रहा है? प्रोजेक्ट 17A, 15B, 16A या फिर 7A? करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन सर हम लोगों ने छाता स्कीम तक देखा था। छाता स्कीम किससे रिलेटेड है आपका? उड़ीसा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41। किरित पारिक कमेटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किरित पारिक कमेटी किससे रिलेटेड है? बैटरी स्टोरेज, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, गैस प्राइसिंग फॉर्मूला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। किससे रिलेटेड है सर आपका किरित पारिक कमेटी? बताइए। करंट अफेयर्स में कभी कभी कमिटीज पूछ लेते हैं जो रिसेंट में बनी होगी, उनसे रिलेटेड। डिटेल नहीं चाहिए होती, बस सिंपल सवाल होता है कमेटी का पर्पस क्या है बनने का। हाँ जी, ओपांग जी ने कहा है सी आंसर। बाकी लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर? ए टुक्का। खैर करेक्ट आंसर इज सी, गैस प्राइसिंग फॉर्मूला। तो किरित पारिक कमेटी किसके लिए बनी? गैस प्राइसिंग फॉर्मूला के लिए। देखो, जो आपके घर में एलपीजी गैस आता है, सीएनजी आता है, तो ये जो गैस सप्लाई कर रही है सरकार, तो इसकी प्राइसिंग गवर्नमेंट अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। ठीक है, या एक उनका पूरा फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे ये प्राइसिंग करते हैं। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये चल रही है कि अभी गैस प्राइसेस का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रखे हैं। क्यों बढ़ रखे हैं सर? अभी रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस वजह से। तो और अभी का जो प्राइसिंग सिस्टम है, उससे लगता है कि जो गैस प्रोड्यूसर्स हैं उनको कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है। तो अगर गैस प्रोड्यूसर्स को खास फायदा होगा नहीं तो कल वो प्रोड्यूस क्यों करेंगे? तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कहा कि गैस का जो प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके लिए एक नया फॉर्मूला, नया मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। ठीक है, अभी जो हम क्या करते हैं, ग्लोबल बेंचमार्क लेके उसी पे कुछ प्लस माइनस करके बना देते हैं। लेकिन एक अलग तरीके से प्राइसिंग को डेवलप करने की जरूरत है, नया फॉर्मूला बनाने की जरूरत है। कैसे क्या बनेगा वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, पढ़ना हमें बस इतना देखना है कि गैस प्राइसिंग फॉर्मूला से रिलेटेड आपकी कमेटी है किरित पारिक कमेटी। ठीक है, आसान सवाल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। Recently, Chief Justice of India UU Lalit inaugurated National Legal Service Authority (NALSA) for citizen services in which of the following cities? बताइए, अभी जो CJI हैं UU ललित, उन्होंने नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज लॉन्च किया है, ठीक है। तो किस सिटी में लॉन्च किया है? दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, बताइए सर। नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज। देखो, नालसा का काम क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना सब लोगों को। जो लोग वकील हायर नहीं कर सकते उनको वकील प्रोवाइड करना, और हर तरह से हर एक पर्सन को लीगल एड प्रोवाइड करने का काम है। तो ये जो सेंटर बना है नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज, ये क्या करेगा? ये आपका स्पेशली सिटीजन स्पेशली जो आपके सीनियर सिटीजन होंगे उनके लिए वर्क करेगा, ठीक है। आई थिंक सीनियर सिटीजन के लिए ही बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ बन रहा है? इसका नया सेंटर बन रहा है न्यू दिल्ली, ठीक है। अब नालसा की अगर हम बात करें, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस लॉ के तहत बना है सर? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, ठीक है। हमारा जो आर्टिकल 39 ए है, पार्ट 4 ऑफ डीएपीएसपी, आर्टिकल 39 ए, सी में अंडरलाइन दिख रहा है, अरे वो खा गए ना धोखा। वो उसका है, क्या कहते हैं, एमएस पावर पॉइंट को जो स्पेलिंग गलत लगती है उसे डाउट लगता है तो उसे रेड कर देता है, ठीक है। ये नहीं कि करेक्ट आंसर वही है, ठीक है। तो पार्ट 4 जो होता है सर डीपीएसपी का, उसमें होता है आर्टिकल 39 है। वो भी किसकी बात कर रहा है सर? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की, ठीक है। तो आर्टिकल 39 में बात करता है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की। तो उसी के तहत एक कानून बना, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। उसी के तहत सर हमने एक बॉडी क्रिएट की, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। It aims to eliminate tuberculosis from India by which of the following years? 2024, 2025, 2030, 2023। अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो उसका टारगेट क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस इंडिया से कब तक खत्म कर देनी है हमें? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। बी और सी तुक्का, वन आंसर नहीं हो रहा सर। 2024 2023 तो सर अब आई है, तो 23 तक तो नहीं कर पाएंगे। 25 भी सर थोड़ा क्लोज लग रहा है, 2030 लगा देते हैं, है ना। तो इस चक्कर में तुक्का जा रहा है 2030। करेक्ट आंसर है 2025। 2025 तक टीबी मुक्त करना है उन्हें हिंदुस्तान को। ये हम पहले भी बहुत पहले एक बार करंट अफेयर्स में आया था, तब भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल, माइकोबैक्टीरियम होता है, उससे ये डिसीज आपकी स्प्रेड होती है, ठीक है। तो इसमें सर सरकार 3 इनिशिएटिव चला रही है। एक तो निक्षय मित्रा इनिशिएटिव, ठीक है। निक्षय मित्रा इनिशिएटिव का काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि न्यूट्रिशनल, डायग्नोस्टिक और वोकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए उनको जो टीबी ट्रीटमेंट है। देखो, जिनको भी ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम होती है उनको फिर सरकार नंबर लेती है और पर्सनली लेवल पे उनको गाइड करती है, ठीक है। न्यूट्रिशन के लिए उनको 500 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अच्छी डाइट ले सके। डायग्नोस करना, वोकेशनल सपोर्ट, ये सब कौन प्रोवाइड करेगा? निक्षय मित्रा इनिशिएटिव, ठीक है। एक है निक्षय मित्रा, ये वो लोग होंगे हु कैन सपोर्ट बाय अडॉप्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल डोनर, ठीक है। ब्लॉक्स, अर्बन, वार्ड, डिस्ट्रिक्ट फॉर एक्सेलरेटिंग रेस्पॉन्स अगेंस्ट टीबी टू कॉम्प्लीमेंट गवर्नमेंट एफर्ट, ठीक है। तो निक्षय मित्रा डोनर मतलब ये वो लोग होंगे जो सरकार की मदद करेंगे, कुछ हेल्थ फैसिलिटीज को अडॉप्ट कर लेंगे। जैसे मान लो
कोई एक पर्सन है जो सरकार की मदद करना चाहता है, वो बन जाएगा निक्षय मित्र, और वो टारगेट ले लेगा, ठीक है, कि ये टीबी का पेशेंट, इसका ध्यान मैं रखूंगा, ठीक है। तो इस तरह से सरकार के काम करेंगे। तीसरा है निक्षय डिजिटल पोर्टल। डिजिटल पोर्टल में क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ऐसे लोग, ठीक है, मतलब ये सारे टीबी वाले लोगों का फेसबुक है, ठीक है। तो इस पोर्टल में जिन जिनको ट्यूबरक्लोसिस है सब लोग आके कनेक्ट हो जाएंगे, तो सब आपस में डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा तुम्हें भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा तुम्हें भी ये दिक्कत हो रही, तो एक कम्युनिटी सपोर्ट बन जाएगा फॉर पर्संस विद टीबी, ठीक है। और सरकार से कोई शिकायत करनी है, कोई परेशानी हो, तो इस डिजिटल पोर्टल पे आप बात कर सकते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें टीबी को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। टीबी कब तक हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, हमारा टारगेट है सर 2025। उम्मीद है, दुआ करिएगा पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 44, recently the foundational learning survey was carried out by the Union Ministry of Education with which of the following organizations? देखो, जो फाउंडेशनल लर्निंग सर्वे है, इसका पर्पस ये है कि हमारा जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन मतलब बेसिक, वो कितना स्ट्रांग है। अभी भी क्या होता है, ऐसी आपने रिपोर्ट सुनी होगी कि सरकारी स्कूल में 3rd क्लास का बच्चा बेसिक काउंटिंग नहीं कर पा रहा है, 3rd क्लास का बच्चा बेसिक रीडिंग नहीं कर पा रहा है। तो यही सब चीज़ों को कहते हैं फाउंडेशनल लर्निंग। यानी आपको, अगर आप 1st क्लास में हो तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको बच्चे को आ जानी चाहिए। तो ये सर्वे यही चेक करता है कि बच्चों में कितना फाउंडेशन उनका स्ट्रांग है। तो इसी के लिए आपका करवाया जाता है फाउंडेशनल लर्निंग सर्वे। तो इसमें सर कौन कौन इन्वॉल्व है? एक तो सर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व है, तो दूसरा नाम क्या है? हाँ जी सर, तुक्का लगाइए, क्या होना चाहिए? सर अपनी जिंदगी का एक ही उसूल है, जहां भी ऑप्शन में नीति आयोग लगे तुक्का लगा देना, नीति आयोग। लेकिन सर हर बार वो सही भी नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज एनसीईआरटी। भैया एनसीईआरटी भी सारा काम नीति आयोग नहीं करता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। कुछ तो बेचारों को राहत दे दो, ये भी काम उन्हीं से करवा लो आप। ये काम सर कौन कर रहा है? एनसीईआरटी कर रही है, किसके साथ मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके, ठीक है। तो दिल्ली के क्लास 3 के मोर देन 50% बच्चों को एसेस किया गया, ठीक है। तो जो मोर देन 50% क्लास 3 के बच्चे हैं दिल्ली की अगर बात करें, या तो उनमें लिमिटेड फाउंडेशनल न्यूमरेसी है, या फिर मोस्ट बेसिक नॉलेज और स्किल्स को वो लैक कर रहे हैं। तो ये मतलब क्या है सर इनका? एक्चुअली जब सर्वे करने गए तो उन्होंने 4 कैटेगरीज बना दी। कैटेगरी 1 में वो बच्चे जिनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो मतलब ये सबसे पुअर कैटेगरी है, ठीक है, सबसे पुअर कैटेगरी है। फिर दोज हु हैव लिमिटेड नॉलेज, ये ठीक ठाक कैटेगरी की, मतलब ठीक है, बेसिक तो है। और ये दोज हु हैव डेवलप्ड सफिशिएंट नॉलेज, ये मतलब अच्छी कैटेगरी है, मतलब हाँ जितनी नॉलेज उनको वो नहीं चाहिए क्लास 3rd में उनके पास है, ठीक है। और दोज हु हैव डेवलप्ड सुपीरियर नॉलेज, वो तो भैया एक्सीलेंट कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज बनाई बच्चों को असेसमेंट करने के बाद, 4 कैटेगरीज बनाई, ठीक है। जिनके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं, उन्हें पुअर कैटेगरी में मान लो डाल दिया। ये पुअर, फाइन, गुड, एक्सीलेंट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिनके पास लिमिटेड नॉलेज उन्हें फाइन में डाल दिया, जिनके पास सफिशिएंट नॉलेज उन्हें गुड में डाल दिया, और जिनके पास सुपीरियर नॉलेज है, मतलब 3rd में है लेकिन 6th क्लास की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, वो एक्सीलेंट कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन करके बच्चों को नापा गया। तो ये कैटेगराइजेशन करके कुछ हमें जानकारी मिली है। जैसे नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो 11% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं? पुअर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूंगा तो इतना समझ में नहीं आएगा। तो ये 11% बच्चे सर पुअर कैटेगरी में आते हैं, कि मतलब उनको बेसिक्स ही नहीं क्लियर है नेशनल लेवल पे। और 37% बच्चे कहते हैं जिनके पास लिमिटेड नॉलेज है, मतलब वो फाइन कैटेगरी है। तो मतलब सर 48% बच्चों की सर प्रॉब्लम है, ठीक है। 48% बच्चे सर अभी हमारे पास ठीक नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो जितने बच्चों का सर्वे हुआ उससे आइडिया लग रहा है 48% की हालत खस्ता है। लैंग्वेज में बात करो, ठीक है, तो 15% ऐसे हैं जो तो सर बिल्कुल बहुत पुअर कैटेगरी में है। 30% के पास लिमिटेड है, मतलब ये वही फाइन कैटेगरी में है।
21% ऐसे हैं जो मतलब सर ये गुड कैटेगरी में है, 34 ऐसे हैं जो सर एक्सीलेंट कैटेगरी में है। तो यहाँ पर भी देख लो 15 + 30 45% बच्चों की हालत खस्ता है। हिंदी लैंग्वेज में अगर देखें बच्चों को, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे मतलब हिंदी लैंग्वेज उनकी कैसी है, तो हिंदी लैंग्वेज को अगर कंपेयर करोगे तो 21% ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब पुअर कैटेगरी, पुअर से भी जो पुअर होता उसमें चले गए। ठीक है, हाँ सरकारी स्कूलों की सर जी बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। फिर 32% ऐसे हैं जो फाइन कैटेगरी में, मतलब ठीक ठाक, अभी खास नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हो भाषा के मामले में भी बच्चे बहुत पिछड़ रहे हैं, मैथ्स की तो फिर बात ही मत करो। ठीक है, और दिल्ली में तो सर मोर देन 50% बच्चे ऐसे हैं जो या तो पुअर या फाइन कैटेगरी में। ठीक है, मोर देन 50% बच्चे पुअर या फिर फाइन कैटेगरी में हैं दिल्ली के, तो ये सर्वे हमको बताता है। ठीक है, तो सरकार का एक मिशन चल रहा है ना, निपुण भारत मिशन, मतलब एक स्किल्ड इंडिया बनाना है सरकार को, तो उसके लिए ये सर्वे करवाया गया था। सैंपल साइज कितना रखा गया, 10,000 स्कूल्स लिए गए और 86,000 बच्चों को चुना गया। ठीक है, इनके बीच में ये सारा सर्वे करवाया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब मौका मिला है, अब स्ट्रॉन्ग कर लो आप पढ़ाई। ठीक है, तकदीर सबको एक मौका देती है, नानी जी आपको भी दिया है। तो ये सर कुछ खस्ता हालत थी, फाउंडेशनल लर्निंग सर्वे से हमें पता चला है। नेक्स्ट सर बात उठी ही है तो एनसीईआरटी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी क्या है सर, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइस करती कि किस तरह से आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं स्कूल एजुकेशन में। लेकिन सर जो हालत है देख के स्कूलों की, लगता है इन्होंने कुछ खास एडवाइस किया नहीं, या फिर एडवाइस किया सरकार ने उसे माना नहीं। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी किताबें तो लिखती है, आपको भी पता है। इनकी कुछ यूनिट्स भी हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो ये सब कुछ क्या है सर, यूनिट्स हैं एनसीईआरटी की। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द फाउंडेशनल लर्निंग सर्वे। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है, इज दैट क्लियर और नॉट? अगर यहाँ तक सर क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। तो बराए मेहरबानी एक बार थम्स अप दें, एक अंगूठा दें अपना, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ जी सर, अनिति जी इसमें नाचने वाली क्या बात है? ओके सर, तो ये बात होगी फाउंडेशनल लर्निंग सर्वे की। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑन द 2021 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? अब देखो, मैं उस दिन जब पढ़ा रहा था, अभी कल की ही क्लास में इकोनॉमिक्स में जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था ना 2021 का भी मैं बताऊंगा, तो ये लिख लेना 2021 का जो एचडीआई रैंक है वो कितना, 130, 132, 133, 131। ठीक है, तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, पहले तो करेक्ट आंसर बताओ। हाँ, तो मार्शल जी तैयार है अपना खाता खोलने के लिए। चलो जी, तो करेक्ट आंसर पे आते हैं, क्या लगता है क्या होना चाहिए? अभी भी लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज 132। तो मार्शल जी मुबारक हो, आपका खाता खुल गया। करेक्ट आंसर इज 132। ठीक है, तो 2021 में हमारी रैंक है 132। तो सर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? ये एक सर एक रैंक है जो मेजर करता है कि जैसे हमने देखा कि कंट्रीज को पहले इकोनॉमी मेजर करने के लिए हम लोग जीडीपी यूज करते थे,
लेकिन जीडीपी सर ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट बताता है। तो उस डेवलपमेंट हो सकता है कि 1% बढ़िया करें, 99% बेकार करें, तो ओवरऑल डेवलपमेंट तो सर ज्यादा ही आएगी देश की। तो जीडीपी एक्चुअल पिक्चर नहीं बता रहा था, हमें एक ऐसे इंडिकेटर की जरूरत थी, एक ऐसे पैरामीटर की जरूरत थी जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करे। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, एक एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की जो बात करे। तब जाके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएट हुआ। इसमें दो लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है, एक तो पाकिस्तान के नोबेल प्राइज विनर महबूब उल हक, और इंडिया के नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन। ठीक है, तो इन दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। इन दोनों के क्रिएशन के बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसे अडॉप्ट कर लिया, और हर साल यूएनडीपी ये रैंक निकालता है। ठीक है, एक सवाल इसमें ये भी बन जाता है कि जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन पब्लिश करता है? इट इज पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये तीन चीजें बेसिकली चेक करते हैं, आपके कंट्री के लोगों की हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है, और लोगों की सर इनकम कैसी। ठीक है, तो तीन फैक्टर्स काउंट करके ये रिपोर्ट वर्क करती है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 46, recently which of the following organizations has collaborated with the World Resource Institute to launch India's first national electric fleet platform, e-fast India? WRI के साथ मिलके किसने ई फास्ट इंडिया इनॉग्रेट किया है? ई फास्ट इंडिया क्या है? इलेक्ट्रिक फ्रीट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। देखो, एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जहां पर बात चलेगी कि जितना भी आपका फ्रीट है, फ्रीट मतलब गुड्स ट्रांसफर जो होता है, ठीक है, जो माल होता है ना आपका गुड्स, उसको फ्रीट कहते हैं। तो फ्रीट ट्रांसफर करने के लिए या फिर गुड्स ट्रांसफर करने के लिए जो भी आप लोकोमोटिव्स यूज करो, ट्रेन या ट्रक्स यूज करो, सब इलेक्ट्रिक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके तहत अब जो ट्रक्स आएंगे वो भी कैसे आएंगे? इलेक्ट्रिक ट्रक्स आएंगे, ताकि सर डीजल वाला पॉल्यूशन को हम कम कर पाए। ठीक है, अब लगाओ सर। सर अब तो दिल टूट गया सर, नीति आयोग सर धोखा दे गया सर, आज नीति आयोग। फिर लगा लो तुक्का। करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ये दोनों मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं, उसका नाम क्या है? ई फास्ट। ई फास्ट काम करेगा सर इंडिया में जो फ्री ट्रांसफर है उसको, फ्री ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिकल करने का। ठीक है, इसका पर्पस क्या रहेगा? जितना भी फ्री ट्रांसपोर्ट है उसको क्या कर दो सर? इलेक्ट्रिकल कर दो। फ्रीट कैसे ट्रांसफर होता है सर? ट्रेन से होता है। ठीक है, और आपका ट्रक से होता है, तो इन सबको टोटली क्या कर दो? इलेक्ट्रिकल कर दो। ठीक है, ताकि आपका जो भी सामान, क्या कहते हैं, जो भी कार्बन एमिशन है उसे आप वो कम कर पाओ। ठीक है, तो कार्बन एमिशन रिड्यूस करने के लिए ई फास्ट डेवलप किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, recently नीरज चोपड़ा has become the first Indian to win the Diamond League final title। डायमंड लीग फाइनल से बहुत टाइम से सुन रहे हैं। ठीक है, तो वो पहले इंडियन बन गए हैं जिसने ये टाइटल जीता है जैवलिन थ्रो में। इसको लेके काफी टाइम से वो न्यूज चल रही थी। अब फाइनली नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल टाइटल जीत लिया है। तो ये किस कंट्री में हुआ था? तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको पिछले महीने का करंट अफेयर्स याद होगा तो ये बता पाओगे। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? वेल, करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड। डायमंड लीग है क्या? ये एथलेटिक चैंपियनशिप है जिसको पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाने थे। ठीक है, 2010 में इसको स्टार्ट किया गया था। इस बार इस रशिया को एक्सक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, और ये 2022 वाला जो डायमंड लीग है, 13 सीजन था डायमंड लीग का। इस बार कहाँ हुआ सर? ये स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 48, पैक्सजन टैबलेट recently seen in news is used to treat which of the following? पैक्सजन टैबलेट्स अभी न्यूज में थी,
तो किस बीमारी को ट्रीट करने के लिए आई है? हाँ, स्विट्जरलैंड एक जैसे लगते हैं ना। बस यही तो सिली मिस्टेक्स आपको काबू करनी है। देखो ये क्लास कुछ सिखाए ना सिखाए, एक बहुत बेसिक चीज आप सीख जाते हो इनडायरेक्टली, क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड। ठीक है, सिली मिस्टेक्स कम करना, ये सारी चीजें आप सीख जाते हो। बस ये है, रेगुलर क्लास आइए। ठीक है। हाँ, दबा के तुक्के चल रहे हैं। करेक्ट आंसर इज कोविड 19। अभी तक देखो कोविड 19 के लिए क्या आया है, अब वैक्सीन आई है। अब इसका ट्रीटमेंट भी आ गई कि अगर कोरोना हो भी जाए तो भी एक दवा आ गई, टैबलेट आ गई सर, मुबारक हो। पाक्सजन नाम से टैबलेट आएगी, जाके खरीद लेना आज मार्केट में। ठीक है। दवा का नाम क्या है, पैक्सलोविड। ठीक है। दवा का फॉर्मूला है पैक्सलोविड। और किस ब्रांड नेम से ये बिकेगी, पाक्सजन नाम से बिकेगी। पाक्सजन नाम से बिकेगी। ठीक है। और इसका फॉर्मूला है, पैक्सलोविड किससे मिलके बना है, निरमा, ट्रैलविर और रिटोनाविर। ठीक है। निरमा और रीतो, निरमा रीतो से मिलके अपना पाक्सलोविड बना है। और किस ब्रांड नेम से बिकेगी, पाक्सजन नाम से बनेगी। तो भैया ये टैबलेट्स हैं। ठीक है। तो वैक्सीन नहीं भी लगाई हो तो अब टैबलेट आ गई है। अरे कोविड तो हो गया, क्या करें। अरे इसमें गुस्से वाली क्या बात है, मतलब एक तो बेचारे टैबलेट बना रहे हैं आपके लिए, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल चीजें क्रिएट कर रहे हैं कि चलो, मतलब वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो जाए तो उसके बाद भी सर ऑप्शन है आपके पास, पाकिस्तान टैबलेट खरीद के खा लेना। ठीक है। हाँ जी, क्या करें, बीमारी ऐसी थी, मेडिसिन तो बनाना पड़ेगा। ठीक है। बन गई सर, मुबारक हो। ठीक है, खुशी की बात है, फाइनली टैबलेट आ गई। ये सर पहले आ जाती काश, इतना लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ता, हम सब एक एक टैबलेट खा के काम पे चले आया करते। ठीक है। हाँ, अपना पैरासीटामोल की सर जो बात है वो तो सर कोई कर ही नहीं सकता, क्या पैक्सलोविड करेगा जो पैरासीटामोल करता है ना। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप 2022, वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप 2022 ये किस कंट्री में हो रहा है, इंडिया, यूएसए, रोमानिया या फ्रांस? अरे हॉट वाटर, अरे कोरबो आपका, एक बार जब मैं ईटानगर में था तो वहाँ देखा था मैंने, एक स्टॉल बेच रहा था कि कोरोना चाय, मतलब ये चाय पी लो तो आपको कोरोना नहीं होगा। अरे फालतू नहीं, ठीक है लगा लिया, बच गए। वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप, हाँ जी सर, तुक्का लगाने का सर मेरा अगला तरीका क्या है कि जहाँ भी ऑप्शन में इंडिया दिखेगा तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज़ माय सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं भूल जाऊं कि आंसर सही है या गलत है, मुझे विद रेस्पेक्ट करेक्ट ऑप्शन इंडिया ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर इंडिया कैन नेवर बी रॉन्ग। ये सर मेरी तुक्का फिलॉसफी है, कभी कभी गलत हो जाती है सर। करेक्ट आंसर इज रोमानिया। ठीक है। तो जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है, वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप, वो कहाँ हुई है सर, रोमानिया में हुई है। अच्छा, रोमानिया की बात अगर छिड़ी है तो ये ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लो, ये आपके एग्जाम में पूछता रहता है, ब्लैक सी को कौन कौन बॉर्डर कर रहा है, कैस्पियन सी को कौन कौन बॉर्डर कर रहा है। देख लो, बल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया। मजा नहीं आया सर, अब आएगा। ग्रेट बटर, ब्लैक सी को बॉर्डरिंग कंट्रीज, ग्रेट बटर, GRBTR, जॉर्जिया, रशिया, बल्गारिया, टर्की, रोमानिया। अब आया। ठीक है। तो ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी, इधर टर्की है, फिर इधर जॉर्जिया है, फिर इधर रशिया है, फिर इधर सर यूक्रेन है। ठीक है। अच्छा, BUTR है तो BUTR, ठीक है, यूक्रेन भी आएगा, रोमानिया है, फिर बल्गेरिया है। ठीक है। जॉर्जिया, रशिया, बल्गारिया, यूक्रेन, टर्की, रोमानिया। तो ये आपके ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज है। चलो लग ही रहा था तो अब तो लग गया। ठीक है। ओके सर।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, 6 क्या है, हाँ 6 हो गई, यूक्रेन हो गया, मार्शल हो गया यूक्रेन। Recently, which of the following institutions in India has launched a mobile application आब प्रहारी? आब का मतलब होता है वाटर। आब प्रहारी टू सॉल्व द वाटर लॉगिंग इश्यूज इन अर्बन एरियाज इन इंडिया। देखो अर्बन सिटीज में अगर आप देखोगे तो दिल्ली विल्ली में जैसे एक भी दिन पानी बरस जाता है तेजी से, तो दिल्ली के न्यूज़पेपर ने एक फोटो खींच के रखी है कि एक दिल्ली की डीटीसी बस है, वो यहाँ ट्रैवल कर रही है और इतना इतना पानी में घिर गई है। तो वो लोग हर बार फोटो खींचने भी नहीं जाते हैं, नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर बार दिल्ली की सिचुएशन सेम होती है। ठीक है, तो वही फोटो हर बार अखबार में छप जाती है कि इस बार दिल्ली पानी में इतनी भर गई। तो दिल्ली हो या कई मुंबई हो, वाटर लॉगिंग की इशू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ी बारिश हुई, कुछ भी ज़रा सा कई बार हल्का सा भी कहीं से लीकेज हुआ, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वाटर लॉगिंग से बीमारियां भी सर पैदा होती हैं, वहीं मच्छर पैदा होते हैं तो उससे मलेरिया डेंगू ऐसी जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। तो इन्हीं वाटर लॉगिंग इशू से निपटने के लिए एक आईटी है, उसने आप प्रहारी ऐप लॉन्च किया है। तो ये ऐप किस आईटी ने बनाया? बॉम्बे, कानपुर, मद्रास, दिल्ली। करेक्ट आंसर इज आईटी दिल्ली। ये ऐप किसने बनाया सर? आईटी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली वाले सर इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि वाटर लॉगिंग का इशू कितना खराब होता है। ठीक है, तो ये ऐप करेगी क्या? इसके ऐप क्या करेगी, जो इंडिविजुअल्स हैं या कम्युनिटीज हैं, अगर उनके आसपास एरिया में कहीं फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कहीं वाटर लॉगिंग की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो वो इस ऐप में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐप के पास रिपोर्ट चली जाएगी, फिर रिसर्चर्स आ जाएंगे वाटर सिक्योरिटी हब के, तो फिर वो वहां पर काम करना शुरू कर देंगे, जो वाटर लॉगिंग है उसे खत्म कराएंगे। ठीक है, 49 का आंसर, 49 का रोमानिया था। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है सर? आईटी दिल्ली कर रहा है। ठीक है, ओके सर। चलो सर, ये आज के क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कर लिया, तो 10 क्वेश्चन सर आज के हो गए। तो इसके आगे के फिर क्वेश्चन फिर हम लोग सर अगली क्लास में करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। इसके आगे सर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।